तो ये पहला क्वेश्चन है कि फेरिंग्स कंटिन्यूज टू ईसोफेगस एट, ਇਹਦਾ क्वेश्चन का मतलब की है। सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए भी वो क्वेश्चन साडे तो पुछ की रहा है। ये पूछ रहा है कि जेड़ा फेरिंग्स है वो ईसोफेगस नाल जदों कनैक्ट हुंदा है तो वो किहड़ी वर्टिब्रा दे लैवल ते कनैक्ट हुंदा है, वो किहड़ी वर्टिब्रा दे लैवल ते कनैक्ट होगा। तो ये ऑप्शन है सैकेंड सर्वाइकल ये है सैकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, सैकेंड थोरैसिक वर्टिब्रा, थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। ये क्वेश्चन जिपमर दे विच पुछया होया है एक बारी कि फेरिंग्स जेड़ा वो किहड़े लैवल ते आके ईसोफेगस नाल कंटिन्यू करता है। तो जे आपां इहनूं आपां दसीए कि सर्वाइकल वर्टिब्रा है या थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये दो अड अड है। मतलब या तो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी और या तो सैकेंड नंबर दी है या थर्ड नंबर दी। उस तरह जी थोरैसिक वर्टिब्रा या सैकेंड है या थर्ड, हुण आपां नूं ये पता होना चाहिए भी थोरैसिक वर्टिब्रा होगी या सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी। ठीक है, हुण आपां नूं ये क्वेश्चन नूं करन वास्ते इहदे च ट्रिक है नहीं गा। जे तुहानूं एग्जैक्ट इहदा आंसर पता है तो तुसीं दस सकदे हो, नहीं फिर उत्थे तुहानूं ये क्वेश्चन छड्डना पऊगा क्योंकि इहदे च तुसीं कोई तुक्का नहीं मार सकदे, कोई हिंट इत्थे है नहीं गी। तो एक क्वेश्चन वास्ते याद रखना इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये तुसीं सीधा सीधा दसना है कि सैकेंड थोरैसिक वर्टिब्रा जिहड़ी है उस लैवल ते आके फेरिंग्स जिहड़ा है वो ईसोफेगस नाल कनैक्ट हुंदा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिहड़ा है ये तुहानूं सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते दस्सिया कि ये पहला क्वेश्चन जिहड़ा है वो आ चुके है इस वास्ते कि ये सैकेंड थोरैसिक जिहड़ी वर्टिब्रा है उस लैवल ते आके जिहड़ा फेरिंग्स है वो ईसोफेगस नाल कनैक्ट हुंदा है। हुण नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है उस ते होने ये क्वेश्चन तुसीं याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम च आया होया तो रिपीट होने के चांस हैगे इहदे। हुण नैक्सट जिहड़ा है एक क्वेश्चन है कि जेड़ी मसल टिश्यूज ने वो स्टमक दे विच किन्ने प्रकार दे मसल टिश्यूज ने जो स्टमक दे विच पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, सर्कुलर मसल फाइबर्स, ऑब्लिक मसल फाइबर्स या ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये कहता भी स्टमक दे विच किन्ने तरह के मसल टिश्यू जेडे आ वो उत्थे पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, सर्कुलर मसल फाइबर्स, ऑब्लिक मसल फाइबर्स या ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज। तो छेती तो छेती ਇਹਦਾ आंसर करके दसो सारिਆਂ ਨੂੰ। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर दसो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, आंसर दिता है डी, वेरी गुड डी। मनदीप कौर, इशिता मैम, रुपिंदर, मनदीप सिद्धू, डी डी डी। हाँ जी, बाकी सारे जिन्ने भी है वो सारे आप आपका जवाब जिहड़ा वो देण। हाँ जी, स्पाइस वर्ड, बैक टू दी बेसिक, डी, बहुत ही बढ़िया। आशा पाल बी, कुलदीप कौर डी, शमशेर ए। ठीक है, हुण आपां इस क्वेश्चन नूं समझदे हां भी ये क्वेश्चन आपां नूं कहना की चाहुंदा है। यूजुअली जिहड़ा GIT है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, दूजा सर्कुलर मसल फाइबर्स। जिहड़ा आउटसाइड हुंदा है उत्थे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, अंदर वाले पासे सर्कुलर मसल फाइबर। लेकिन स्टमक एक इहो जी स्ट्रक्चर है पूरी GIT दे विच जिथे तुहानूं तीन तरह के उत्थे मसल फाइबर देखने को मिलणगे। लॉन्गिट्यूडनल भी देखने को मिलूगा, सर्कुलर भी ते ओबलिक मसल फाइबर भी। ये तीनों जिहड़े मसल फाइबर है इस स्टमक दे भी देखने को मिलणगे। तो इहदा आंसर जाऊगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही वधिया, सारे ने बहुत सही आंसर किया है, डी जिहड़ा इहदा आंसर है। ये मसल फाइबर कित्थे पाए जाते हैं
तो जो आप मसल लेयर की गल करते हैं तो GIT दे विच 4 तरह की मसल लेयर पाई जाती है। सब तो अंदर वाली तरफ जी GIT च लेयर है वह है म्यूकोजा, उस तो उत्ते सब म्यूकोजा, उस तो उत्ते मसल लेयर, तो सब तो उत्ते उत्थे सिरोसा। ठीक है, तो ये जेडे पुछदे मसल टिश्यूज, तो जी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा ते मसल लेयर, इस मसल लेयर दे विच 3 तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं स्टमक दे विच। बाकी सारी थावें 2 मसल फाइबर है, लोंगीट्यूडनल ते सर्कुलर। ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ मसल फाइबर पाए जाएंगे, लोंगीट्यूडनल, सर्कुलर ते ऑब्लिक। तो इसलिए ਇਹਦਾ आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि पूरी GIT ਦੇ ਵਿੱਚ एकमात्र ਇਹੋ ਜਿਹਾ ऑर्गन है स्टमक ਜਿਹਦੇ ਚ 3 तरह ਦੇ ਉੱਥੇ मसल फाइबर पाए जाते हैं, लोंगीट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक ਜਿਹੜੇ मसल फाइबर है ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ बहुत सही सारे ने जवाब दिता है, बहुत बहुत थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, सही जा रहे हो ਤੁਸੀਂ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक इज एकम्पलिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये कहता है कि जी मैकेनिकल डाइजेशन है, हुण आपां नूं ये पता होना चाहिए भी मैकेनिकल जी डाइजेशन है वो आपां किस नूं बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन ये कहता है मैकेनिकल डाइजेशन आप किस नूं बोलते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन वो है जिहदे विच कोई मसल की मूवमेंट होगी या कोई टीथ की मूवमेंट होगी, उस तो जिहड़ी लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड कंटेंट है, जो स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड कंटेंट च ब्रेक डाउन होगा उन्होंने आप बोलेंगे कि मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है, माउथ दे विच मैकेनिकल डाइजेशन टीथ करते हैं, उस तरह स्टमक दे विच जिहड़ा मैकेनिकल डाइजेशन है वो कौन करनगे। तो ये कहता है भी फॉलोइंग स्ट्रक्चर जी है वो इन्होंने 4 चों केड़ी है जी उत्थे मैकेनिकल डाइजेशन करूगी स्टमक दे विच। तो पहला ऑप्शन है म्यूकोजा, दूजा ऑप्शन है स्मूथ मसल लेयर, तीजा है स्ट्रेटिफाइड मसल लेयर, चौथा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यदा आंसर तुसीं दसो भी इन्होंने 4 चों केड़ा है जिहड़ा मैकेनिकल डाइजेशन करता है स्टमक दे विच। हुण आंसर आ रहा है जी D, ए राजवीर गिल जी कह रहे हैं D, शमशेर जी A, मनदीप सिद्धू A। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग शमशेर जी A, सुखमन गिल B, रूबी संधा B, ए देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन है थोड़ा जिहा ट्रिकी है, थोनू हल्का जिहा इत्थे ट्रिक लाउणी पैनी है। म्यूकोजा जिहड़ी है, म्यूकोजा जिन्ने भी सिक्रीशंस ने उन्हां नूं रिलीज करदी है। म्यूकोजा की सिक्रीट करदी है, जिन्ने भी म्यूकस मैम्ब्रेन की तरह तो म्यूकस सिक्रीट होगा, उत्थे जिन्ने भी एंजाइम्स ने वो म्यूकोजा सिक्रीट करूगी, जिन्ने भी हार्मोन्स ने वो ग्लैंड्स तो सिक्रीट होणगे। इत्थे स्ट्रेटिफाइड मसल फाइबरस इत्थे पाई नहीं जाती, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ स्मूथ मसल जिहड़ी लेयर है वो मसल दा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके मैकेनिकल डाइजेशन करूगी। म्यूकोजा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये केमिकल डाइजेशन करते हैं। ये की करते हैं? केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन केड़ा हुंदा है? जेड़ा मसल लेयर करूगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये कौन करूगी? स्मूथ मसल लेयर। क्योंकि आपां पढ़ चुके हैं की पढ़िया आपां कि GIT दे विच जेड़ा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिहदा अपर इसोफेजियल पार्ट है वो सिर्फ ते सिर्फ स्केलेटल मसल फाइबर तो बने। उस तो बाद GIT दे विच सारी चीज़ां सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर नूं छड्ड के सारी स्मूथ मसल लेयर तो बने। तो हुण इत्थे स्ट्रेटिफाइड मसल लेयर तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, म्यूकोजा ते गैस्ट्रिक ग्लैंड है एक केमिकल डाइजेशन कर दी है। हुण पीछे की बच गया? स्मूथ मसल लेयर। की है? स्मूथ मसल लेयर। तो कोई थोड़े तो पूछे भी स्टमक दे विच मैकेनिकल जिहड़ा
जो डाइजेशन है वो किहदी मदद तो हुंदा है, वो स्मूथ मसल लेयर की मदद तो हुंदा है। किहदी? स्मूथ मसल लेयर की मदद तो आपां करदे आ। बहुत ही वधिया जिन्हां ने बी आंसर करिया सारिਆਂ दा राइट है, बहुत ही वधिया तुसीं आंसर कर रहे हो। तो हुण जे तुहाडे तो कोई पूछ ले कि कैमिकल डाइजेशन कौन करता है, तो जिहड़ा म्यूकस मैंबरेन जो जिन्ने भी एंजाइम है उन्होंने वो सिक्रीट कर रही है, वो कौन कर रही है? म्यूकस मैंबरेन, या जिन्हों आप म्यूकोजा कहते हैं। उस तरह जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो हार्मोन नूं सिक्रीट कर रही है। किनू सिक्रीट कर रही है? हार्मोन्स नूं। ते हार्मोन्स ते एंजाइम ये याद रखने वाली गल है, जिहड़े हार्मोन्स ने एंड एंजाइम्स ने, हार्मोन्स ते एंजाइम जिहड़े ने वो की सिक्रीट करदे, वो की किहड़े प्रकार दा डाइजेशन करदे आ? वो कैमिकल डाइजेशन करदे आ। केड़ा? कैमिकल डाइजेशन करदे। वो कैमिकल डाइजेशन हुंदा है हार्मोन्स ते एंजाइम तो। एंजाइम कौन सिक्रीट करूगा? म्यूकोजा। ते गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करूगी। ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल लेयर ये नहीं पाई जाती, उत्ते स्मूथ मसल लेयर पाई जाती है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ये दोनों केमिकल डाइजेशन करती है, पीछे केड़ा बच गया? स्मूथ मसल लेयर। ये जड़ा ये मैकेनिकल डाइजेशन करती है। ये केड़ा डाइजेशन करूगी? मैकेनिकल। तो आप आंसर इत्थे करें मैकेनिकल डाइजेशन किदे तो हुंदा है? स्मूथ मसल लेयर जिहड़ी है वो उत्थे रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके उत्थे मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक दे विच किदे तो हुंदा है? स्मूथ मसल लेयर तो हुंदा है। ये याद रखना, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइम इज कॉल्ड, जेड़ा काइम है वो आपां किहनूं कहने आ? काइम ਜਦੋਂ फूड माउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ फूड ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, या ਜਦੋਂ फूड स्टमक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, या फूड ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਡੇਨਮ 'ਚ, ਜਦੋਂ फूड ਡਿਊਡੇਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਵਾਂਗੇ, या फूड ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਾਇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। संदीप कौर मैडम कह रहे ए, सुखवीर सरा कह रहे सी, इशिता गर्ग मैम सी, गगनदीप कौर मैडम कह रहे बी, राजवीर गिल मैम कह रहे बी। ठीक है, शाबाश गगनदीप कौर मैडम बी, रूबी संधा मैम ए, सुखनप्रीत कौर मैडम कह रहे बी, लवप्रीत मैम बी, मनदीप सिद्धू बी, रुपिंदर मैडम कह रहे सी, स्पाइस वर्ड मैम कह रहे बी, आशा मैम कह रहे बी, कुलदीप कौर मैडम कह रहे सी, बी सी, सुखमन गिल मैडम कह रहे बी, नैंसप्रीत कौर मैम कह रहे बी, किरत मैम कह रहे बी, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੂਡ ਇਨ ਮਾਊਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸੋਫੇਗਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲਸ। ਬੋਲਸ ਕਿਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਰੀਚਿਸ टू ईसोफेगस, जो फूड ईसोफेगस च पहुँच जाता है उस फूड के की होगा? जोड़ा बोलस होगा वो फूड किहदे नाल मिक्स हो जाऊगा? सलाइवा नाल मिक्स रहूगा। फूड किहदे नाल मिक्स रहूगा? सलाइवा नाल। जो फूड सलाइवा नाल मिक्स होके ईसोफेगस तक पहुँच जाता है तो आप उन्होंने कहने हैं कि ये बोलस हो गया है। ऐसे तरह ही जो फूड गैस्ट्रिक जूस ना मिक्स होके गैस्ट्रिक जूस नाल मिक्स होके डिओडेनम च पहुंच जाता है। जो फूड किहदे नाल मिक्स होके गैस्ट्रिक जूस जिहदे च जिन्ने भी एंजाइम्स ने, हार्मोन्स ने, HCl है, जिन्ने भी ने उन्होंने सारे ना जो ये मिक्स हो गया फूड तो डिओडेनम च आ गया, उन्होंने आप कह देने काइम। तो यदा सही आंसर जाऊगा डिओडेनम।
ਬਈ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਹ ਫੂਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਨਾਲ ਸਟਮਕ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਈਮ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਈਮ ਬਣਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਕਿੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ ਰੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਫੂਡ ਰੀਚਿਸ ਇਨ ਡਿਓਡੇਨਮ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਡਿਓਡੇਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਈਸੋਫੇਗਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੋਲਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਟਮਕ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟਸ ਵਿਦ ਈਸੋਫੇਗਸ। ਕਿ ਸਟਮਕ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਡਸ, ਕਾਰਡੀਆ, ਬੋਡੀ, ਪਾਈਲੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਸਫਿੰਕਚਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਈਸੋਫੇਗਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਮਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਈਸੋਫੇਗਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟਮਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਸੀ, ਬੀ, ਬੀ, ਡੀ, ਬੀ, ਸੀ, कार्डिया बी, ईशिता मैम कह रहे बी, रूबी संधा मैम बी, आशा मैम कह रहे कार्डिया, राजवीर गिल मैडम कह रहे सी, किरत मैडम कह रहे बी, बलविंदर चौहान मैडम कह रहे डी, लखविंदर कौर मैम कह रहे बी, अमनदीप कौर मैम कह रहे बी। तो ये आप देखते हैं बिल्कुल सारिਆਂ ਦਾ सही आंसर है। ਇਹਦਾ आंसर है बी, कार्डिया। बहुत ही ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, डी नहीं है, बी है ਇਹਦਾ आंसर। ਹੁਣ देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ग्रीन कलर तो आप दिखाया ये है कार्डिया। ऐसे कार्डिया करके ही ਜਿਹੜਾ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कार्डियक स्फिंक्टर। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों रखा ਉਹਦਾ नाम कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ਉਹ स्टमक ਦੇ कार्डिया पार्ट ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ कनेक्ट ਹੁੰਦਾ है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ कार्डिया। ਤੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਡੀਆ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸਟਮਕ ਦਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਾਰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਦਾ ਤੇ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫਿੰਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਫਿੰਕਟਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਈਸੋਫੇਗਸ ਤੇ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਈਸੋਫੇਗਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜੂਗੀ, ਕਾਰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਡੀਆ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े सामने है, ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन। ये कहता है जेड़ा मानव शरीर है ਉਹਦੇ ਚ कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए है प्रोटीन ਦੀ जिंदा रहने वास्ते, सर्वाइव करने वास्ते। ਤੇ the first part of digestive system to begin digesting protein, ਕਿਹੜਾ digestive system ਦਾ part ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ प्रोटीन ਦਾ digestion start ਹੁੰਦਾ है। प्रोटीन का डाइजेशन कित्थे जाके सब तो पहला स्टार्ट होता है। ऑप्शन है माउथ, सेकंड ऑप्शन है स्टमक, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और जेड़ा लास्ट ऑप्शन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। हुण तुसीं दसना है भी इन्हां चारां च किहड़ा ऑप्शन जेड़ा वो सही है। भी अपने जीआईटी दे विच पहला ऑर्गन किहड़ा है जिथे जाके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। तो छेती तो छेती आंसर इहदा पुट करो तुसीं बई किहड़ा जेड़ा ऑर्गन है जिथे जाके प्रोटीन का जिहड़ा डाइजेशन है वो स्टार्ट होंदा है। ईशिता मैम कह रहे बी, सालविंदर पाल मैडम कह रहे हैं बी, लवप्रीत मैम कह रहे ए, किरत मैडम कह रहे हैं बी,
गगनदीप मैम कह रहे स्टमक, मनदीप मैडम कह रहे बी, कुलदीप कौर मैडम कह रहे बी, आशा मैम कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन, सालविंदर मैडम कह रहे बी, दलजीत सिंह कह रहे हैं बी, अमनदीप कौर मैडम कह रहे हैं बी, स्पाइस वर्ड वाले मैम कह रहे हैं बी। ठीक है, तो हुण आपां इहदे बारे गल करते हैं भी असल च की चीज़ है। ये कहता है कि जदों आपां ओरल कैविटी दे विच कोई भी चीज़ खाने आ उत्थे ਜਿਹੜਾ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है टाइलिन, जिन्होंने सलाइवरी अमाइलेज भी कहने, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। ओरल कैविटी किहदा डाइजेशन स्टार्ट होता है, उत्थे जाके ते मेन जिहड़ा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। स्टमक जिहड़ा है वो पहला पार्ट है जिहदे च जाके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। किहदे च हुंदा है, स्टमक दे विच। इत्थे ही थोड़ा बहुत जिहड़ा डाइजेशन है वो फैट का भी होंदा है, पर मेन डाइजेशन किहदा होंदा है इत्थे स्टमक च, प्रोटीन का। कौन करूगा, पैप्सिन जिहड़ा हार्मोन है वो जिहड़ा है सॉरी पैप्सिन जिहड़ा एंजाइम है वो उत्थे स्टमक दे विच प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू करूगा। इहदे बारे आपां देखीए जे माड़ा मोटा, तो मेन स्टमक दे विच दो तरह की सैल पाई जाती है, एक है चीफ सैल, चीफ सैल्स, एक है पैराइटल सैल्स। दो तरह की सैल है जिहड़ी एग्जाम दे विच पुछया जाता है, उन्हां तो की सिक्रीट होंदा है, एग्जाम दे विच क्वेश्चन होंदा है। जिहड़ी चीफ सैल है वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन। ये एंजाइम है, जिहड़े भी एंजाइम के पिछे नोजन लगे है, इसका मतलब ये है कि वो इनएक्टिव है। इनू आपां एक्टिव करना है पेप्सिन दे विच। ये जो पेप्सिन दे विच कन्वर्ट हो गया फिर ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर दूगा। हुण इत्थे पैराइटल सैल, पैराइटल सैल एक तो HCl का सिक्रीशन करता है, दूजा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स का, इंट्रिंसिक फैक्टर का ते HCl का। ते पैप्सिनोजन किस तो सिक्रीट होंदा है, चीफ सैल तो। उस तो अलावा इत्थे रेनिन का भी सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन है। वो मतलब इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है, आप जिहड़ी इंपोर्टेंट गल है वो कर रहे हैं। तो जिहड़ी चीफ सैल है वो की सिक्रीट करिए, पैप्सिनोजन। हुण आपां नूं ओनू बनाउणा है पैप्सिन, एक्टिव करना है। क्यों, क्योंकि जदों तक पैप्सिन नहीं बनूगा प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। वो कौन इनू पैप्सिनोजन नूं पैप्सिन च एक्टिव कौन करूगा, HCl। कौन करूगा, HCl। जिहड़ा ये HCl है जिहड़ा पैराइटल सैल तो रिलीज होया, ये की करूगा, पैप्सिनोजन नूं पैप्सिन च एक्टिव कर दूगा, ओनू मतलब एक्टिव बनाता। हुण वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर दूगा। ठीक है, हुण ये HCl का काम हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर कहता है ये इंट्रिंसिक जिहड़ा फैक्टर है ये की करदा है, ये विटामिन B12 जिहड़ा है साइनेकोकोबालामाइन ओदे एब्जॉर्प्शन च हेल्प करदा है, ओदे एब्जॉर्प्शन च हेल्प करूगा, एब्जॉर्प्शन च हेल्प करूगा किहदी, विटामिन B12 दी। ते विटामिन B12 रिक्वायर्ड हुंदा साडे लई, क्यों, क्योंकि वो जिहड़ा RBC दा मैच्योरेशन है ਉਹਦੇ 'ਚ एक बहुत वड्डी जिहड़ा रोल प्ले करता है, वो कौन करता है, विटामिन B12। जे विटामिन B12 की कमी हो जाए अपने शरीर 'ਚ तो उत्थे परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। किहड़ा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया जिहड़ा है वो देखने को मिलता है, परनीशियस एनीमिया। तो ये सिंपल देखो, इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक दे विच जिहड़ी पैराइटल सैल है वो रिलीज करती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम की है कि ये जिहड़ा विटामिन B12 है ਉਹਦੇ एब्जॉर्प्शन च मदद करता है। एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का कित्थे होगा, इलियम दे विच, स्मॉल इंटेस्टाइन च ਇਹਦਾ एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन उदों ही होगा जो इंट्रिंसिक फैक्टर नाल विटामिन B12 बाइंड हो जाऊगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कित्थे है, स्टमक च। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किहदे नाल बाइंड होएंगे, विटामिन B12 नाल, ते ओदा एब्जॉर्प्शन करा देंगे। तो ये जरूरी क्यों है विटामिन B12, ये जरूरी है RBC दे मैच्योरेशन वास्ते। जे RBC मैच्योरेशन नहीं होया तो उत्थे एनीमिया हो जाऊगा। तो एनीमिया वो एनीमिया नूं आपां नाम देवांगे परनीशियस एनीमिया। किहड़ा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया आपां उत्थे नाम देवांगे। ठीक है, तो ये परनीशियस एनीमिया क्यों होगा, जे किसी भी वजह करके इंट्रिंसिक फैक्टर जिहड़ा है ਉਹਦੀ रिलीज जिहड़ा वो घट गया तो आप कह सकते हैं कि उत्थे परनीशियस एनीमिया हो जाऊगा। हुण HCl ने की करा, पैप्सिनोजन नूं कन्वर्ट करता किहदे च, पैप्सिन च। ते जदों ही ये पैप्सिन बनया उन्हें किहदा डाइजेशन करना स्टार्ट करता, प्रोटीन का। किहदा डाइजेशन, प्रोटीन का। तो सब तो पहला जिहड़ा स्टमक दे भी डाइजेशन हुंदा है वो किहदा हुंदा है, प्रोटीन का। तो ये सही आंसर है कि स्टमक जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला प्रोटीन का डाइजेशन जिहड़ा है वो स्टार्ट होंदा है। हुण नैक्सट क्वेश्चन आपां देखते हैं। चीफ सैल ऑफ गैस्ट्रिक
ਗਲੈਂਡਸ ਸਿਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਮਕ ਦੀ ਚੀਫ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਿਊਕਸ, ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਦੱਸੋ ਜੀ। सुखवीर सरा कह रहे हैं अभी सी, अमन गिल कह रहे हैं सी, इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं बी, आशा मैडम कह रहे हैं डी, प्रिया मैम कह रहे हैं बी, जसदीप मैम कह रहे हैं बी, संधू किरणदीप मैम कह रहे हैं बी, कुलदीप कौर मैडम कह रहे हैं बी, हाँ जी गगन मैम कह रहे हैं लाइक कर दो वीडियो ने, बहुत सही कह रहे हैं मैम, थैंक यू। कंचन मैम कह रहे हैं बी, जसदीप मैम कह रहे हैं बी, किरत मैम कह रहे हैं बी, गगनदीप मैम कह रहे हैं बी, रुपिंदर कौर मैम कह रहे हैं बी, अकबल जी कह रहे हैं बी, गगनदीप कौर मैम कह रहे हैं बी, बलविंदर चौहान जी कह रहे हैं बी, नवी सिद्धू मैम कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू मैम बी, लवप्रीत जी बी। हुणे आपां पिछले क्वेश्चन दे विच इहनूं एक्सप्लेन करके आए कि चीफ सैल जिहड़ी है वो पेप्सिनोजन दा सिक्रीशन करदी है, ठीक है। म्यूकस किहदे तो सिक्रीट होगा? जिहड़ी गोबलेट सैल है उस तो म्यूकस सिक्रीट होगा। गोबलेट जिहड़ी सैल्स है वो म्यूकस दा सिक्रीशन करनगे, जिहड़ा पेप्सिनोजन है वो चीफ सैल करनगे, ते ये जिहड़ा इंट्रिंसिक फैक्टर ते HCl है वो किहड़ी सैल करूगी? पैराइटल सैल करूगी, पैराइटल सैल्स। तो ये अपना आंसर हो गया कि जे थोड़े तो पूछ रहे पैराइटल सैल की सिक्रीट करूगी? इंट्रिंसिक फैक्टर ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजन कौन सिक्रीट करूगा? चीफ सैल। म्यूकस कौन सिक्रीट करूगा? गोबलेट सैल्स। तो ये सारे का सही आंसर है पेप्सिनोजन जिहड़ा है वो सिक्रीट होगा किस तो होगा? चीफ सैल तो होगा। बहुत ही सही जिहड़ा है आंसर करे है जसदीप मान ठीक है, थैंक यू, सॉरी। हाँ जी, हुण नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं। एक क्वेश्चन है ओमेंटम आर दी फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम सस्पेंडिंग स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल विसरा, लार्ज इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं सर मनदीप सिद्धू मैम नहीं है जी, ठीक है जी, सॉरी जी सर जी। ਇਹ ओमेंटम की चीज़ है? ये कहता है कि ओमेंटम ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ओमेंटम? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ओमेंटम ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਮਕ, ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਵਿਸਰਾ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेंटम ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਜੇ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेंटम कवांगे, या जिहड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पेरिटोनियम कवर कर रहा है ਉਹਨੂੰ ओमेंटम कवांगे। एब्डोमिनल विसरा है, जो एब्डोमिनल विसरा है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पेरिटोनियम कवर कर रहा है ਉਹਨੂੰ ओमेंटम कवांगे, या ਜਿਹੜਾ लार्ज इंटेस्टाइन है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ओमेंटम कवर कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पेरिटोनियम कवर कर रहा है ਉਹਨੂੰ ओमेंटम कवांगे। ओमेंटम पेरिटोनियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेंटम ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेंटम ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਅਕਬਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏ, रूबी संधा मैम कह रहे बी, संदीप कौर मैम कह रहे बी, इशिता मैम कह रहे ए, कुलदीप कौर मैडम कह रहे बी। कंचन मैम कह रहे हैं बी। शमशेर जी कह रहे ए, नवी सिद्धू जी बी, अमनदीप कौर स्टमक, दलजीत कौर ए, बलविंदर चौहान
दलजीत सिंह जी ए, बलविंदर चौहान कह रहे हैं सी, रुपिंदर कौर ए, लखविंदर कौर जी कह रहे हैं ए, किरत जी कह रहे हैं बी, मनदीप कौर कह रहे हैं सी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं ए, संदीप रंधावा कह रहे हैं सी। हुण देखो इनू आपां जे देखिए तां इह जिहड़ा अपना स्टमक है ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੈਸਰ ਕਰਵੇਚਰ बोलते ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ग्रेटर ਕਰਵੇਚਰ बोलते हैं। ਇਹ ग्रेटर ਕਰਵੇਚਰ है ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਰਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਵ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ग्रेटर ਕਰਵੇਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਵ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸਰ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ग्रेटर है ਚਾਹੇ ਲੈਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, हुण जेड़ा ग्रेटर करवेचर नू कवर करूगा उस पेरिटोनियम का नाम आ जाऊगा ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। इस तरह जेड़ा लैसर करवेचर नू कवर करता है उन्होंने आपां नाम देता लैसर ओमेंटम। तो ये जेड़ा भी पेरिटोनियम का फोल्ड स्टमक नू कवर करता है उन्होंने आपां नाम दिंदे आ ओमेंटम। तो यही उन्हें पूछा सी भी ओमेंटम आपां किहनूं कहने आ, पेरिटोनियम का किहड़ा फोल्ड ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਓਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੈਂਟਮ ਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਟਮਕ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਟਮਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चंदन हजारे जी सर हिंदी में बोलिए, सुखवीर शर्मा बी, ठीक है चलो हिंदी में समझ लीजिए, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये कहता है कि भी पेरिटोनियम कैविटी है, उस पेरिटोनियम कैविटी किससे बनी है? पेरिटोनियम से बनी है। तो ये पेरिटोनियम का काम होता है कि जितने भी जीआई के ऑर्गन्स हैं उनको कवर करने का काम करता है पेरिटोनियम। कौन करता है? पेरिटोनियम। सर प्लीज टॉक इन इंग्लिश और हिंदी। नो डाउट मैम, आई विल वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, बट आवर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन पंजाबीज, so that's why we are just talking in Punjabis. If you are have any uncomfortable with Punjabi, then we will talk in Hindi or English, no doubt मैम। जो पेरिटोनियम है वो हमारे एब्डोमिनल जो ऑर्गन है उनको कवर करती है, सिंपल सी बात है। तो पेरिटोनियम कैविटी का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड? तो ये कहता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? पेरिटोनियम। अब ये कहता है कि जो ये पेरिटोनियम है ये स्टमक को भी करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, उन सब स्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्शन का काम करता है पेरिटोनियम। ठीक है, अब ये कहता है ये जो पेरिटोनियम है अगर ये ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर को कवर करे कि इस पेरिटोनियम को हम ओमेंटम नाम दे दें, तो वो हमने बताया कि जब जो पेरिटोनियम जो है वो स्टमक को कवर करता है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? तो हमने नाम दिया स्टमक, कि जो पेरिटोनियम स्टमक को कवर करता है उसको हम नाम देते हैं ओमेंटम। क्या नाम देते हैं? ओमेंटम। यही इसने पूछा था, इसका हमने आंसर बता दिया कि जो पेरिटोनियम स्टमक को कवर करता है उसको हम नाम दे देते हैं ओमेंटम। क्या नाम देंगे? ओमेंटम। ठीक है, थैंक यू मैम। चंदन जी महाराष्ट्र से हैं आप, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। जनरली विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन इंटेस्टाइन? कहता है कि इंटेस्टाइन के अंदर यूजुअली कौन सा जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे पाया जाता है? ई कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कोरिनियो, कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। इन चारों में से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नॉर्मली हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है? इसको थोड़ा सा और सिंपल बता दूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है उसमें इन चारों में से कौन सा बैक्टीरिया है जो एज ए नॉर्मल फ्लोरा हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है? तो ई कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कोरिनियो या कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यहाँ पे ईशिता मैम बोल रहे हैं ए, संदीप, किरणदीप कौर मैम कह रहे ए, प्रिया मैम कह रहे ए, आशा मैम कह रहे ई कोलाई। तो मतलब इनका भी ऑप्शन ई कोलाई जो है वो ए ही है। कंचन मैडम कह रहे ए, लवप्रीत मैम ए, कुलदीप कौर मैम ए, जसदीप मान जी कह रहे ए, गौतम जी कह रहे ए, निखिल ठाकुर जी कह रहे ए, रुपिंदर कौर मैम कह रहे ए। वेरी गुड।
जो नॉर्मल फ्लोरा जो है उसके अंदर हमारे वहाँ पे 2-3 बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिनमें एक मेन है ई कोलाई। जो ई कोलाई है वो हमारा नॉर्मल जो फ्लोरा है उसके अंदर ई कोलेरिया जो ई कोलाई है वो पाया जाता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा है उसके अंदर मेन कौन सा आता है? ई कोलाई। ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। मनदीप जी सिद्धू कह रहे हैं बी, नहीं जी, ये तो इन्फेक्शन, अगर हमारे अंदर जो एंटमीबा का इन्फेक्शन हो जाता है ये तो डिजीज कोज करता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये नहीं पाया जाता। ये सारे ही जो है पैथोजेंस है, ये नहीं। जो हमारे लिए नॉर्मल फ्लोरा का काम करता है उसके अंदर आता है ई कोलाई, या उसमें दूसरे और भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिस तरह जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, या बाइफिडोबैसिलस है, ये 3 तरह के जो नाम है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा, एक तो आपने ई कोलाई नाम याद रखना है, इसके अलावा आपने दूसरा नाम याद रखना है लैक्टोबैसिलस, तीसरा बाइफिडोबैसिलस। ये जो है नॉर्मल फ्लोरा है, ये बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बहुत अच्छा या हेल्पिंग नेचर या फ्रेंडली होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये वहां पे ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैसिलस ये नॉर्मल फ्लोरा का काम करता है। सर ई कोलाई भी डिजीज कोज करता है? मैडम मैंने कब कहा कि ई कोलाई डिजीज कोज नहीं करता? मैं तो ये कह रहा हूँ नॉर्मल फ्लोरा में ई कोलाई आता है। ई कोलाई जो है वो जितने भी ये गैस्ट्रो के अंदर है वो नॉर्मल फ्लोरा का काम करता है। जैसे ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर चला जाता है या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर, मोस्ट कॉमन जो कोज डिजीज कोज करता है वो ई कोलाई करता है। तो आप पहले बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ई कोलाई कभी डिजीज कोज नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं जीआईटी के अंदर ई कोलाई जो है वो नॉर्मल फ्लोरा के रूप में रहता है। ये सब अगर जीआईटी के अंदर पाए जाएंगे ना तीनों, तो ये पैथोजन है, डिजीज कोज ही करेंगे। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं। हर क्वेश्चन ਨੂੰ नंबर दो जी, बिकॉज आंसर लेट जा रहे हैं नेटवर्क इशू करके, एंड हर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। सर ई कोलाई ता यूरिन सीएस नहीं हम, हाँ मैं यही आपको बता रहा हूँ। ई कोलाई अगर आपको जीआईटी के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके अंदर अगर पाया जाता है ई कोलाई तो वो नॉर्मल फ्लोरा है। अगर जीआईटी से बाहर आपको कहीं पे ई कोलाई मिलता है तो वो एक पैथोजन है, वो डिजीज प्रोड्यूस करने वाला एजेंट है। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो ये नॉर्मल फ्लोरा है जिसको हम गट फ्लोरा बोलते हैं वो पाया जाता है। तो उसके अंदर जो ई कोलाई है वो नॉर्मल फ्लोरा के रूप में पाया जाता है। ये नुकसान नहीं करता है, हमारे लिए फायदा ही करता है ये, ठीक है। इसी तरह ई कोलाई के साथ में लैक्टोबैसिलस भी नॉर्मल फ्लोरा है, बाइफिडोबैसिलस भी नॉर्मल फ्लोरा है। ये तीनों अगर जीआईटी में है तो वो फ्रेंडली है हमारे लिए, हमें फायदा ही कॉज करेंगे। लेकिन अगर ये जीआईटी से बाहर मिलते हैं तो ये डिजीज कोज करता है। तो इसलिए ये पूछा है कि जनरली कौन सा बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है, तो वो है ई कोलाई। ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। The intestinal juice secreted in the intestine containing digestive enzyme is known as। इसका मतलब है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सक्कस एंटेरिकस, जूसी फ्लूइड, सक्कस जूस और काइम। इन चारों में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो जूस सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसका मतलब हुआ कि ये, और आप मैं इसको इजी बता दूं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा जो जूस सिक्रीट होता है उसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या नाम दे दिया? इंटेस्टाइनल जूस। यह इंटेस्टाइनल जूस किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। सक्कस एंटेरिकस, जूसी फ्लूइड, सक्कस जूस या काइम? चंदन जी कह रहे हैं डी, निखिल ठाकुर जी कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू कह रहे हैं डी, रिंका रानी जी कह रहे हैं बी, इशिता मैम कह रहे हैं डी,
आशा जी कह रहे ए, लवप्रीत जी कह रहे ए, बलविंदर जी कह रहे ए। मनदीप जी कह रहे हैं डी, कंचन जी बी, सीमा रानी जी डी। गगनदीप संधू मैम कह रहे सी। कुलदीप कौर मैम कह रहे बी। कीर्त मैम कह रहे सी। संधू किरणदीप मैम ए। मनदीप सिद्धू जी कह रहे वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू टू यू ऑल्सो। चंदन हजारे जी कह रहे हैं ए। अच्छा आपने ए कहा है, ठीक है। अनीता जी शर्मा जी कह रहे हैं डी। तो इसके अंदर अगर आप देखिएगा सिंपल सा है, ये बिल्कुल ही इजी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया और आगे भी ये क्वेश्चन आने वाला है। इसके अंदर सिंपल है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है उसको हम सकस एंटेरिकस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सकस एंटेरिकस। ये इसका राइट आंसर है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अमनदीप कौर मैम कह रहे हैं सकस एंटेरिकस, बिल्कुल ये सकस एंटेरिकस जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो काइम किसको बोला था हमने अभी थोड़े टाइम पहले जो आंसर में बताया था। काइम क्या होता है? काइम जो जीआई सिस्टम के अंदर जो स्टमक है, जब फूड उसके अंदर पहुंचता है और उसके अंदर जब मिक्स हो जाता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ, और जैसे ही वो स्टमक को छोड़ के डुओडेनम में आता है, उस फूड को हम नाम देते हैं काइम। उसको क्या नाम देते हैं? काइम। काइम कोई जूस नहीं है, काइम फूड को ही बोलते हैं। वो फूड जो किसके साथ मिक्स हो जाए? गैस्ट्रिक जूस के साथ। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ जब फूड मिक्स होके और वो कहाँ पे आ जाएगा? डुओडेनम में। कहाँ पे आ जाएगा? डुओडेनम में। उसको हम बोलते हैं काइम। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सकस जूस के नाम से कोई कुछ नहीं आता, जूसी फ्लूइड भी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे सही आंसर है सकस एंटेरिकस। ये याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा या इंटेस्टाइनल जो जूस है वो किस नाम से जाना जाता है? वो आपके जाना जाता है सकस एंटेरिकस। बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम, गीता रानी मैम। सकस एंटेरिकस जो है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। याद रखना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अब ये क्वेश्चन कहता है अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन। अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पे होती है? कहते हैं लेफ्ट एंटी क्यूबोइडल फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट एंटी क्यूबोइडल फोसा या राइट इलियक फोसा। बताइएगा जी अपेंडिक्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है? गीता रानी जी मैम कह रहे हैं बी। संधू मैम, किरणदीप संधू मैम कह रहे हैं डी। लवप्रीत जी डी। आशा जी डी। कीर्त जी डी। रिंका रानी जी डी। गुरजीत कौर डी। गगनदीप संधू जी डी। निखिल ठाकुर डी। प्रिया मैम डी। जसदीप मान जी कह रहे डी। कुलदीप कौर जी डी। रुपिंदर कौर डी। कंचन जी डी। मनदीप सिद्धू जी कह रहे डी। संदीप रंधावा जी कह रहे डी। आशा जी डी। किरणदीप कौर मैम कह रहे डी। इशिता गर्ग मैम कह रहे डी। किरणा रानी जी कह रहे हैं बी। सुखमन गिल जी कह रहे हैं डी। गौतम शर्मा जी कह रहे हैं डी। देखिएगा अगर हम स्टमक को या हम बोलें कि जीआईटी को अगर हम 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करें,
अगर हम जीआई को पूरे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको अगर हम 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी अपेंडिक्स है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो लोकेट करती है। तो एंटी क्यूबिटल फोसा तो आम के अंदर यहाँ पे होता है, तो हम इसको, ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। जो लेफ्ट एंड राइट एंटी क्यूबिटल फोसा है ये तो दूर दूर तक ही सही नहीं है। अब बात आ गई कि ये लेफ्ट इलियक फोसा में होगा कि राइट इलियक फोसा में, तो देखिएगा इसको हम नाम देते हैं एपिगैस्ट्रिक। ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये है अम्बलाइकस, ये है राइट लंबार रीजन, ये है लेफ्ट लंबार रीजन, ये आ गया आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये है राइट इनग्वाइनल या राइट इलियक रीजन, राइट इलियक या राइट इनग्वाइनल एक ही बात है। ये आ गया लेफ्ट इनग्वाइनल कह दो, चाहे इसको लेफ्ट इलियक रीजन कह दो, ठीक है। तो अब ये कहता है कि आपको इतना तो पता है कि जो अपेंडिक्स है वो राइट साइड में है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो जो राइट लोअर क्वाड्रेंट का हमने नाम क्या दिया, राइट इलियक या राइट इनग्वाइनल रीजन। तो यहाँ पे राइट जो इलियक फोसा आ गया, ये इसका सही आंसर हो गया, राइट इलियक फोसा। ये अपेंडिक्स की सही पोजीशन है। या तो वो आपको राइट इलियक फोसा देगा, बिल्कुल अमनदीप कौर मैम सही बता रहे हो आप, ठीक है। ये कह रहा है राइट इलियक फोसा, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं मैकबर्नी पॉइंट। किस नाम से, मैकबर्नी पॉइंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स कहाँ पे लोकेट करता है, मैकबर्नी पॉइंट पे। कहाँ पे, मैकबर्नी पॉइंट या राइट इलियक फोसा, या इसको बोल सकते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहां पे जो है अपेंडिक्स जो है वो सिचुएटेड होती है, ये लोकेटेड होती है। तो आपने यहाँ पे राइट इलियक फोसा है तो राइट इलियक फोसा, अगर मैकबर्नी पॉइंट लिखा हुआ हो तो मैकबर्नी पॉइंट, अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो अपेंडिक्स जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर वहां पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही जाएगा, राइट इलियक फोसा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि पेयर पैचेस जो है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, जेजुनम में, इलियम में, ड्यूडेनम में। तो बताइएगा जी पेयर पैचेस कहां पाए जाते हैं। बिल्कुल मैम चंदन जी कह रहे हैं कि राउजिंग साइन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। हम आगे इसके अंदर बात करेंगे, अभी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, जब अपेंडिसाइटिस की बात करेंगे तो वहां पे राउजिंग साइन है, उसके अलावा ऑब्चुरेटर साइन है, सो साइन है, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हमने वहां से क्वेश्चन लिए हैं, तो आप अभी सिंपल से क्वेश्चन जो है उनके ऊपर आ पाइएगा, उसके बाद में अपन डिजीज पोर्शन की बात करेंगे। रुपिंदर मैडम कह रहे हैं इलियम, चंदन हजारे जी कह रहे हैं ड्योडेनम, लवप्रीत जी कह रहे हैं इलियम, बुल्लर जी कह रहे हैं ड्योडेनम, निखिल ठाकुर जी कह रहे हैं ए, लवप्रीत जी कह रहे हैं सी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं सी, इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं सी। किरणदीप जी कह रहे हैं सी, आशा जी कह रहे हैं सी, रिंका रानी जी कह रहे हैं डी, कंचन नेगी मैम कह रहे हैं सी। कुलदीप कौर मैम कह रहे हैं सी, संदीप जी रंधावा कह रहे हैं सी, प्रिया मैम कह रहे हैं सी, सुखवीर सरांग जी कह रहे हैं डी, बलविंदर जी चौहान कह रहे हैं बी, रमन गिल ब्राड गिल जी कह रहे हैं सी। अब देखिएगा सबसे पहले वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि पेयर पैचेस कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर सिंपल वो पूछे तो आप बता सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब अगर वो पर्टिकुलर आपसे पूछ लेता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, तीसरा पार्ट होता है इलियम। तीसरा पार्ट कौन सा होता है? इलियम। सर हाउ टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, एनी ट्रिक फॉर दीज आंसर्स? सर अभी तो अपनों ने क्लास स्टार्ट की है, कन्फ्यूजन अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अपन जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसके अंदर आपको अभी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आपको अभी थ्योरी क्लासेज है उसको ज्वाइन करना चाहिए। हमारे पास जो रेगुलर 6 मंथ का कोर्स है वो अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, जिसके अंदर आके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन है वो बहुत इजीली कर सकते हो। ये हमने MCQ का सेशन स्टार्ट किया है, लाइव सेशन। इसके अंदर जो है हम बहुत मतलब ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आप रेगुलर बैच के अंदर आके आप कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ का नहीं होगा अगर आप कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो। ये कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, सेकंड इलियम सेकंड जेजुनम और तीसरा इलियम पार्ट होता है। ठीक है, तो ये कहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ये तीनों पार्टों की बात की है। स्टमक तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कहता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेयर पैचेस पाए जाते हैं इलियम के अंदर। कहाँ पे? इलियम में। ड्यूडेनम और जेजुनम में भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम, न के बराबर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? इलियम के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ? इलियम में। बिल्कुल स्पाइस वर्ड वाले मैम कह रहे हैं सी, रूबी जी कह रहे हैं सी, बिल्कुल सी सही आंसर है। इलियम जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बारी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है पेयर पैचेस, उसमें ऑप्शन होगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर, तो आपने बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वो पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पाए जाते हैं तो आपने पर्टिकुलर बताना है इलियम। और इलियम में भी वो पर्टिकुलर पूछे तो टर्मिनल इलियम, जहाँ पे इलियम खत्म होने वाली होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेयर पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पेयर पैचेस क्या काम करते हैं इनके बारे में जो है हम जब डिजीज पोर्शन वगैरह पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। एक बारी नॉर्मल हम सिर्फ पेयर पैचेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है बाइल को इनटू ड्यूडेनम। कहता है बाइल को ड्यूडेनम में लाने वाला वो कौन सा हार्मोन है? उसमें पहला है एंटेरोगेस्ट्रोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन और सिक्रिटिन। इन चारों में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लीवर और गॉल ब्लैडर से जो बाइल है उसको ड्यूडेनम में लाने में हेल्पफुल है, स्टिमुलेट करता है बाइल को ड्यूडेनम में आने के लिए? तो इन चारों में से एंटेरोगेस्ट्रोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन और सिक्रिटिन, इन चारों में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वहां पे बाइल को स्टिमुलेट करता है किसके अंदर? ड्यूडेनम में लाने के लिए। तो बताइएगा जी। बी संधू किरणदीप मैम, रुपिंदर कौर मैम कह रहे हैं बी, गीता रानी जी कह रहे हैं सी, इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं बी। रिंका रानी जी कह रहे हैं सी, लवप्रीत जी कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं बी। चंदन जी कह रहे हैं बी, किरत जी कह रहे हैं बी, प्रिया मैम कह रहे हैं बी, कंचन जी कह रहे हैं बी, जसदीप मान जी कह रहे हैं बी। बिल्कुल आप ऑलमोस्ट सारों ने बी आंसर किया और बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो जिसको हम सीसीके भी बोलते हैं, यह जो है ये स्टिमुलेट करता है बाइल को किसके अंदर आने के लिए? ये ड्यूडेनम के अंदर आने के लिए स्टिमुलेट करता है। अगर आप देखें तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये कहता है कि मान लीजिए ये लीवर है और यहाँ पे ये गोल ब्लैडर है, तो जो लीवर है वहाँ से हिपेटिक डक्ट निकलती है और जो गोल ब्लैडर है वहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है। ये दोनों आपस में मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर वहाँ पे आके पैनक्रिएटिक डक्ट जुड़ती है और इसको हम हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है
ये यहाँ पे ड्यूडेनम में आके ओपन हो जाती है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वहाँ पे आके ओपन हो जाती है, ठीक है। अब बाइल कहाँ से आएगा, तो ये कहता है बाइल जो है वो बनता कहाँ पे है, लीवर के अंदर, स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में, रिलीज कहाँ से होगा, उन दोनों से, क्योंकि स्टोर कहाँ पड़ा है, गोल ब्लेडर में, बन कहाँ रहा है, लीवर में, तो दोनों जगहों से ये रिलीज होता है। ये कहता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम है वहाँ पे एक हार्मोन पाया जाता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, यह क्या करता है, यह गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि वहां से बाइल को निकाला जा सके। दूसरा काम ये करता है, जो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वॉल लगा हुआ है इसको ये रिलैक्स कर देता है, जिससे कि जो बाइल आ रहा है वो ड्यूडेनम में आ जाए। तो इसलिए सीसीके जो है वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बाइल को ड्यूडेनम में पहुंचाने के लिए। कैसे, ये दो काम करेगा बाइल से रिगार्डिंग, एक तो गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा जिससे जो बाइल है वो रिलीज हो जाएगा, एक बात, दूसरा वो रिलीज होके यहां तक तो आ गया, लेकिन आगे कैसे जाएगा अगर ये स्फिंक्टर बंद हो तो इसलिए ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को ओपन कर देता है जिससे यहां से बाइल ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो वहां पे इसका सही आंसर है। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो स्टमक के अंदर होता है, ड्यूडेनम में भी होता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस का रिलीज कराता है, इसका बाइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिक्रीटिन है, सिक्रीटिन का पैनक्रिएटिक जो जूस है उसके अंदर स्टिमुलेशन में इसका काम आता है, इसका बाइल से कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। एंटेरोगेस्ट्रोन नाम से कोई हार्मोन नहीं है। कोलिसिस्टोकाइनिन इसका सही आंसर है। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है यह एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो एक तो बाइल को ड्यूडेनम में लाने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा, एक तो गोल ब्लैडर को वहां पे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बाइल को रिलीज करने के लिए, दूसरा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ पैनक्रिएटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पैनक्रिएटिक जूस है वो किन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, एंटेरोकाइनेज, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, बोथ बी एंड सी। हाँ जी बिल्कुल जो है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा, बाय सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, बाय सेल ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। मैडम आपकी बात समझा नहीं, मैं क्या लिख रहे हो अनीता जी। संदीप कौर मैम कह रहे सिक्रीटिन, किरणदीप कौर मैम कह रहे डी, रुपिंदर कौर मैम कह रहे डी, कुलदीप कौर मैम कह रहे सी, आशा जी कह रहे हैं डी। फटाफट आंसर करिएगा। अमनदीप कौर मैम कह रहे हैं डी, बलविंदर जी कह रहे हैं बी एंड सी, जसदीप जी कह रहे हैं सी, रिंका रानी जी कह रहे हैं डी, लवप्रीत जी कह रहे हैं डी, कंचन मैम कह रहे हैं डी, कोली संधु किरणदीप जी कौर कह रहे कोलिसिस्टोकाइनिन फॉर एंजाइम्स एंड सिक्रीटिन फॉर SCO3। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही अच्छा। इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं सी, रमन गिल ब्राड गिल कह रहे हैं डी, गगनदीप संधु मैम डी, कीर्त मैम कह रहे हैं डी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं डी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मनदीप कौर जी कह रहे हैं सी। अब देखिएगा ये क्या चीज है, ये कह रहे हैं एंटेरोकाइनेज, ये जो वर्ड आया पहला बिल्कुल जी डी, चंदन हजारे जी कह रहे हैं डी, पुष्पिंदर सिंह कह रहे हैं सी। अब आप सुनिएगा इनके एक एक ऑप्शन के बारे में, उनके बारे में हमने बात करते हैं। पहला ये कहता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या चीज़ है, एंटेरोकाइनेज जो है एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज होता है। यह एंजाइम क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन है, जो
पैनक्रियाज के द्वारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, यह पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसको एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन फॉर्म में चेंज करते हैं। यह ट्रिप्सिन फॉर्म में जब चेंज होगा तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कर पाएगा। तो इसको ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में चेंज करने का काम करता है एंटेरोकाइनेज। कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज का हमें फंक्शन पता लग गया कि जो भी पैनक्रियाज के द्वारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होता है, उस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव बनाता है ट्रिप्सिन में। कौन? एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज का तो हमें फंक्शन समझ में आ गया कि ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है, बस, इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब ऑप्शन है कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रिटिन। कहता है ये दोनों ही जो हार्मोन है उनका अलग अलग फंक्शन है, तो ये दोनों ही पैनक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं। सीसीके और सिक्रिटिन, ये दोनों ही पैनक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं। ये दोनों ही पैनक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करते हैं, बिल्कुल सही। अब कैसे कैसे? तो कहता है जो सीसीके है वो अलग काम करता है, सिक्रिटिन अलग काम करता है। जो सीसीके है वो क्या काम करता है? ये कहता है सीसीके जो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है रिलीज करवाने के लिए। यह पैनक्रिएटिक जो एंजाइम है उनको रिलीज कराने के लिए वहां पे स्टिमुलेट करता है। सिक्रिटिन जो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है रिलीज करवाने के लिए। तो अगर पैनक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सिक्रिटिन की वजह से। और सीसीके किसको रिलीज करा रहा है? पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को। और ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? पैनक्रिएटिक जूस। तो यहां पे उसने पूछा है पैनक्रिएटिक जूस, तो पैनक्रिएटिक जूस जो है वो स्टिमुलेट होता है किसकी वजह से? तो उसमें कोलिसिस्टोकाइनिन भी काम करता है और सिक्रिटिन भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा जी बोथ बी एंड सी। बिल्कुल, सारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बोथ बी एंड सी जो है वो इसका राइट आंसर है। पैनक्रिएटिक जूस को दो हार्मोन वहां पे स्टिमुलेट करते हैं, सीसीके और सिक्रिटिन। सीसीके पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा और सिक्रिटिन जो है वो बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करेगा। तो ये दोनों ही अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि पैनक्रिएटिक जूस को कौन करता है, तो सिक्रिटिन भी करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन भी। अगर वो आपसे पूछे पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक एंजाइम को कौन स्टिमुलेट करता है, सीसीके। अगर पूछे पैनक्रिएटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट को कौन करता है, तो सिक्रिटिन। तो ये आपने आंसर जो है वो दे दिए इनके। तो इनका राइट आंसर रह गया बोथ बी एंड सी। तो अब आपको तीन चीजें पता लगी कोलिसिस्टोकाइनिन की। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या क्या काम करता है? एक तो गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा के बाइल का रिलीज कराता है, दूसरा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स करता है, तीसरा काम पैनक्रिएटिक जूस के अंदर जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है उसको वो क्या करेगा, वहां पे पैनक्रिएटिक एंजाइम को स्टिमुलेट कराएगा, रिलीज करवाएगा। कौन? सीसीके। तीन काम। सिक्रिटिन का काम है पैनक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ावा देना। बाइकार्बोनेट जितने भी पैनक्रिएटिक जूस में आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे? सिक्रिटिन की वजह से आएंगे। ठीक है। तो ये आपने बताया बहुत ही सही। जितने भी हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट आज ऑनलाइन है उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि उन्होंने ये चीज क्लास के अंदर पढ़ रखी है। ठीक है। तो उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया अभी यहाँ पे भी आ रहा है, और जो बाबा फरीद की वैकेंसी आएगी उसमें भी, और जो नॉर सेट आएगा उसमें भी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ये चीज मेरे को पूरी तरह से विश्वास है, और ये चीज मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोल भी चुका हूँ। ठीक है। तो जितने और स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर सही नहीं जा रहे हैं उनसे मेरी सलाह है कि आप जो है वो आके हमारा बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी बहुत टाइम बचा है आपके लिए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जो एग्जाम है उसके अंदर आप क्रैश कोर्स के अंदर आके वहां पे थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं, और जो MCQ है वो सेशन भी कर सकते हैं। ये हम YouTube के ऊपर आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि भी आपकी तैयारी कितनी है और जो बाकी आपके कंपटीटर्स हैं उनकी तैयारी कितनी है। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन आंसर कर रहे हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट 99.99% जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल सही आंसर वहां पे कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, तो SNC बठिंडा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा, और जो नीचे नंबर चल रहा है वहां पे आप कांटेक्ट करिएगा। SNC बठिंडा के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे बात करेंगे और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कोर्स के अंदर आपको ज्वाइनिंग वहां पे मिल सकती है। ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो
तो ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन का भी एक्सेस आपको मिलेगा, जिससे आप जो SNC बठिंडा की जो प्ले स्टोर में जो ऐप है जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ें, लाइव सेशंस पढ़ें, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कोर्स के बारे में पूछना है, फीस का इशू है, टाइमिंग इशू है, वो सब चीज़ें, या रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कोई डाउट है, तो आप जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। जो ये नीचे नंबर जो आ रहा है उससे आप कॉन्टैक्ट करके और अपने जितने भी डाउट है किसी भी प्रकार का वो क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम ऑफ द ड्यूडेनल हार्मोन, कि ड्यूडेनम जो है उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इन चारों में से वो कौन सा है? इन चारों में से ड्यूडेनल हार्मोन कौन सा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है इन चारों में से जो ड्यूडेनम में होता है? तो अब देखिएगा, पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, तीसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, चौथा है एसिड पेप्सिन। सालविंदर राय जी कह रहे हैं बी। फटाफट आंसर करिएगा आप। मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं बी। जसदीप मान जी कह रहे हैं सी। रुपिंदर चैल जी कह रहे हैं बी। संदीप कौर जी कह रहे हैं ए। कीर्ति जी कह रहे हैं बी। गगनदीप संधू जी कह रहे हैं बी। अमनदीप कौर कह रहे हैं गैस्ट्रिन। कंचन जी कह रहे हैं बी। रुपिंदर कौर जी कह रहे हैं बी। इशिता मैम कह रहे हैं सी। अनुपम जी सेखों कह रहे हैं सी। दीपी सिद्धू जी कह रहे हैं सी। रिंका रानी जी कह रहे हैं सी। फटाफट आंसर करिएगा जी। शायद आपके नेटवर्क का इशू है, बहुत लेट आपके कमेंट्स आ रहे हैं। किरणदीप कौर जी कह रहे हैं सी। स्पाइस वर्ड वाले मैम आंसर नहीं कर रहे अभी। बलविंदर जी कह रहे हैं सी। कुलदीप कौर जी कह रहे हैं सी। सीमा रानी जी कह रहे हैं सी। रूबी संधा जी कह रहे हैं बी। देखिएगा, इसके ऊपर अब अपन बात करते हैं। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये स्टमक के अंदर पाया जाता है जी। ये गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड GIP
ये भी जो ड्यूडेनम के अंदर बिल्कुल पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीआईपी जो है वो ड्यूडेनम में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन के रिलीज को कम करवाता है। बिल्कुल सही बात है। एसिड पेप्सिन इस नाम का कोई हार्मोन यहाँ पे नहीं पाया जाता। अब बात आती है कोलिसिस्टोकाइनिन की। यह बहुत इंपॉर्टेंट सीसीके है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर पाया जाता है और ड्यूडेनम के अंदर ये देखने को मिलता है। तो अगर इन दोनों में जीआईपी और कोलिसिस्टोकाइनिन के अंदर अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप ये दोनों सही है। मैं ये नहीं कह रहा जीआईपी नहीं पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता है ड्यूडेनम के अंदर, कोलिसिस्टोकाइनिन भी पाया जाता है, लेकिन जब आपको इन दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सीसीके को, कोलिसिस्टोकाइनिन को। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। वहां पे जिस तरह आप कंफ्यूज हो वैसे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, लेकिन जो एग्जामिनर ने वहां पे सही माना था वो माना था कोलिसिस्टोकाइनिन को। किसको माना था? कोलिसिस्टोकाइनिन को। तो अगर ड्यूडेनल हार्मोन में अगर कोलिसिस्टोकाइनिन नाम दे रखा है तो कोलिसिस्टोकाइनिन वहां पे सही आंसर जाएगा। जीआईपी जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड जीआईपी, ये भी पाया जाता है, लेकिन अगर वो पूछे तो प्रेफरेंस वो किसको देगा? कोलिसिस्टोकाइनिन को। तो बिल्कुल जिन्होंने बी भी बताया वो भी सही है, सी भी सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर अगर वो दोनों में पूछे तो आपको सही आंसर करना है कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा करोगे? कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये आपने बिल्कुल बी वाले भी सही है, सी वाले, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको कोलिसिस्टोकाइनिन को प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है कोलिसिस्टोकाइनिन को। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स हैं एक्सेप्ट एक नहीं है, बाकी सारे पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। तो उसमें आ गया सिक्कम, सिग्मोइड कोलन, असेंडिंग कोलन और जेजुनम। इन चारों में से कौन सा एक जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? अब देखिएगा, रुपिंदर कौर मैम कह रहे हैं डी, आशा जी कह रहे हैं डी, किरणदीप जी कह रहे हैं डी, अमनदीप जी कह रहे हैं जेजुनम या डी, संदीप जी डी, दीपी सिद्धू जी डी, सीमा रानी जी डी, सालविंदर जी डी, सुखविंदर सिंह डी, मनदीप सिद्धू जी डी, कंचन नेगी जी डी, बलविंदर चौहान जी डी, निखिल ठाकुर बी, अनुपम जी सेखों डी, दीप सिद्धू जी डी। अब देखिएगा इसका बिल्कुल आप जो आंसर बता रहे हो वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, इसी तरह मैम भी कह रहे डी। अब देखिएगा जो लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम, उसके बाद में यहाँ पे आगे आके जुड़ता है सिक्कम, सिक्कम से ऊपर आता है जो आपके असेंडिंग कोलन, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन और लास्ट में ये रेक्टम और एनल कैनाल के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जिसका पार्ट, पहला पार्ट होता है सिक्कम, ये वाला पार्ट है असेंडिंग कोलन, ये जो क्रॉस वाला पार्ट है ये है ट्रांसवर्स कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये आ गया डिसेंडिंग कोलन, ये आ गया सिग्मोइड कोलन, ये आ गया रेक्टम और लास्ट में आ गया एनएस। तो देखिएगा सिक्कम, सिग्मोइड कोलन और असेंडिंग कोलन ये तीनों ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कौन सा नहीं है? जेजुनम, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जेजुनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अगर आपसे कोई पार्ट पूछे तो आप बता सकते हो, फर्स्ट पार्ट है सिक्कम, दूसरा असेंडिंग कोलन, तीसरा ट्रांसफर, चौथा डिसेंडिंग, पांचवा सिग्मोइड और बाद में रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है तो सिक्कम सबसे छोटा पार्ट है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर सबसे छोटा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सिक्कम, सबसे बड़ा आपसे पूछे तो वो है ट्रांसवर्स कोलन। कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलन।
तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सब ने सही आंसर किया, एक स्टूडेंट ने शायद गलत आंसर किया है, तो उनको पता लग गया होगा कि इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पे जेजुनम है, कि जेजुनम जो है वो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि गट की मोटिलिटी, गट मीन्स इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ी हुई है, अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अगर बढ़ी हुई है, तो जो ड्रग आप कोई भी ड्रग दोगे उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा या उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, या ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कुछ भी आप अच्छे से कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसका बताइएगा। फटाफट आंसर करिएगा जी सारे। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं ए, सतवीर कौर जी कह रहे हैं बी, जसदीप मान जी कह रहे हैं डी, निखिल ठाकुर जी कह रहे हैं ए, संदीप कौर जी कह रहे हैं ए, स्पाइस वर्ड वाले मैम कह रहे हैं डी, बिग इन्फॉर्मेशन ए, केशव पारिक जी ए, अमनदीप कौर ए, दीप सिद्धू जी ए, किरणदीप कौर जी कह रहे हैं ए, सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं सी, कंचन नेगी मैम कह रहे हैं ए, सीमा रानी जी कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं बी, बलविंदर चौहान जी कह रहे हैं डी, कीर्त जी कह रहे हैं ए, अनुपम शेखो जी कह रहे हैं ए, आशा जी कह रहे हैं ए। देखिएगा बिल्कुल आप नॉर्मल कॉमन सेंस, हाँ जी ईशिता मैम भी कह रहे हैं ए, आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइएगा। कोई भी एब्जॉर्प्शन जो है उसकी रेट कम या ज़्यादा कब होगी, जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जब उसको एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। जब जीआईटी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगी तो उसका एब्जॉर्प्शन के चांस बढ़ेंगे, समझ में आई। जब उसको जीआईटी के अंदर कोई चीज़ कम समय के लिए रुकेगी, जब उसको टाइम पीरियड कम मिलेगा जीआईटी के अंदर रुकने का, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे कहते हैं गट की मोटिलिटी इंक्रीज है, अगर जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज़्यादा तेज है और वो बहुत जल्दी फूड को पास कर रही है, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए क्या टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलेगा। तो इसमें इसका बिल्कुल कॉमन सेंस हो रहा है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर गट की मोटिलिटी इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से फूड जो आगे की तरफ मूव करेगा, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो टाइम है वो क्या मिलेगा, कम। तो वहां पे एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम। ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो सकता, जब उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा तो वो इंक्रीज कैसे कर सकता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, जीआई की मूवमेंट से ही तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड, कुछ मतलब पर्टिकुलर हम नहीं बोल सकते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसका बिल्कुल सही आंसर है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, हल्का सा कॉमन सेंस लगाते ही आप इसको सही बता सकते हो। कभी भी गट की मोटिलिटी अगर इंक्रीज है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ कि जब एब्जॉर्प्शन कब, मतलब हमने पढ़ा विलाई, माइक्रो विलाई जो हमने पढ़े थे, सर्कुलर फोल्ड्स पढ़े थे, ठीक है, प्लिका सर्कुलरिस के नाम से, वो हम सब ने क्यों पढ़े थे कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड उनके कांटेक्ट में आए और ज्यादा टाइम तक उनके कांटेक्ट में आए। ठीक है, जब फूड ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में आएगा तो एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे तो ये कह रहे गट मूवमेंट इंक्रीज है, तो बहुत तेजी से फूड आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम क्या मिलेगा, कम। तो इसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज रहेगा, वहां पे ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, डिक्रीज। बिल्कुल, जिन्होंने भी ए आंसर बताया उनका सही है, जिन्होंने दूसरे ऑप्शन बताए उनको भी अब सही आंसर जो है वो पता लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, through which of the following organ maximum nutritional element in the blood are absorbed। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, या आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, माउथ में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या एब्डोमेन में।
कि जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स डाइट के अंदर ले रहे हो उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, माउथ में, लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या एब्डोमेन में? फटाफट बताइएगा जी। किरणदीप संधू मैम कह रहे हैं सी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है जी। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं सी। प्रिया मैम कह रहे हैं सी, आशा जी कह रहे हैं सी, दीपी सिद्धू मैम कह रहे हैं सी, रुपिंदर कौर जी कह रहे हैं सी, रमन गिल ब्राड जी कह रहे हैं सी, संदीप कौर जी कह रहे हैं सी, कीर्त जी कह रहे हैं सी, सतवीर कौर जी कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं सी, अनुपम शेखो जी कह रहे हैं सी, बिग इंफॉर्मेशन जी कह रहे हैं सी, मनदीप कौर जी कह रहे हैं सी, किरणदीप मैम कह रहे हैं सी, इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं सी, तो अब यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये कहता है भी सबसे ज्यादा जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो वो एब्जॉर्ब कहां पे होंगे सबसे ज्यादा? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो कुछ आपने डाइट के थ्रू लिया है वो कौन से ऑर्गन के अंदर जाके सबसे ज्यादा वहां पे वो ब्लड में पहुंचेगा। कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो जब ब्लड में पहुंच जाता है हम उसको बोलते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो अब वो कहता है कि इन चारों में से कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पाया जाएगा। तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली एंड ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ एक जो वहां पे मिनरल्स होंगे या वहां पे विटामिन होंगे उनका वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। बाकी जितने भी है उन सब का डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इनमें क्वेश्चन आता है, अगर आपसे ये तो आपने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही आंसर है ये, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे इन तीनों में पूछूं कि ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा डाइजेशन इन तीनों में से कौन से पार्ट के अंदर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पे होगा? ड्यूडेनम में होगा, जेजुनम में होगा, इलियम में होगा। तो आप बताओगे ड्यूडेनम के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पे होगा? ड्यूडेनम के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, वो कौन से पार्ट में होगा? ड्यूडेनम में। अब क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन तीनों में से कहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का होता है? तो वहां पे आपने बताना है जेजुनम के अंदर होता है। कहां पे? जेजुनम के अंदर। स्टूडेंट्स यूजुअली इलियम करके आते हैं, स्टूडेंट वहां पे इलियम करके आते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जेजुनम में। तो अब देखिएगा, सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जेजुनम के अंदर। कहां होगा? जेजुनम। ठीक है रुपिंदर मैडम, बिल्कुल डाइजेशन सबसे ज्यादा ड्यूडेनम में। बिग इन्फॉर्मेशन जी कह रहे हैं ड्यूडेनम में। अनुपम जी शेखो कह रहे हैं इलियम में। नहीं सर, इलियम के अंदर नहीं, जेजुनम के अंदर सबसे ज्यादा वहां पे आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, हम इलियम करके आते हैं, वो सही नहीं माना जाता। वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एब्जॉर्प्शन। और ड्यूडेनम के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही सबसे ज्यादा कहां होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्पाइस वर्ड वाले मैम कह रहे सी, बिल्कुल सही है मैम, सी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पर्टिकुलर की सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होगा? ड्यूडेनम में। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होगा? जेजुनम के अंदर। याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसे एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? एमाइलेज के नाम से, लाइपेज के नाम से, एंटेरोकाइनेज के नाम से या ट्रिप्सिन के नाम से? बताइएगा। ऐसे एंजाइम जो फैट का डाइजेशन करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? एमाइलेज, लाइपेज, एंटेरोकाइनेज या ट्रिप्सिन? बताइएगा जी। रूपी संध्या जी कह रहे हैं बी, रुपिंदर कौर जी कह रहे हैं लाइपेज बी, आशा जी कह रहे हैं बी, गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं बी, भारती जी कह रहे हैं बी, संधु किरणदीप कौर मैम कह रहे हैं बी, बिग इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं बी। सतवीर कौर जी कह रहे हैं बी, कंचन मैम कह रहे हैं बी, संदीप कौर जी कह रहे हैं डी, दीपी सिद्धू जी कह रहे हैं बी, रमन गिल जी कह रहे हैं बी, अनुपम शेखो जी कह रहे हैं बी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो आप रिप्लाई करिएगा, चाहे सही करिए चाहे गलत करिएगा, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है कि मतलब हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए एक सजेशन है, अपने एसएनसी बठिंडा के अंदर जो यूट्यूब चैनल है एसएनसी बठिंडा का, वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं जिनके अंदर बिल्कुल बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी और जो फिजियोलॉजी है उसके वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनमें टीचिंग स्किल देख सकते हैं हमारी, उसमें आप कंटेंट हमारा देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी, हर एक चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हमने शुरू से जीआईटी के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर एसएनसी बठिंडा पेज के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी ये क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन उन वीडियोस के अंदर आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, सारा कंटेंट, सारे कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको वो वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, आपको लगता है कि उन वीडियोस ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है और उन वीडियो से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो और आप पूरा सिलेबस हमसे करना चाहते हो, चाहे तो आप पूरा मतलब वास्ट करना चाहते हो, पूरा रेगुलर बैच करना चाहते हो, 6 मंथ का कोर्स है तो वो भी हमारे अवेलेबल है। अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो अवेलेबल है, ऑफलाइन करना चाहते हो तो अवेलेबल है। तो आप YouTube के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनको आप चेक कर सकते हो, उनसे आप ये MCQ इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, भीड़ से अलग होके अपने जो मतलब मार्क्स है उनको मतलब भीड़ से काफ़ी ऊपर अपनी मेरिट लिस्ट में लेके जाना चाहते हो, तो आपको हमारे से जुड़ना जो है वो बेनिफिशियल ही रहेगा, उसमें कोई डाउट आपके मन में होना नहीं चाहिए। तो अब अपन इनके बारे में बात करते हैं। एमाइलेज, एमाइलेज उन एंजाइम्स को बोला जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। किसका? जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका जो डाइजेशन हम करते हैं, ऐसे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं एमाइलेज। क्या नाम देंगे? एमाइलेज। जो लाइपेज हम किसको बोलेंगे? जो फैट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स हैं उनको हम बोलते हैं लाइपेज। इसी तरह जो आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन का डाइजेशन करना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और जो ये ट्रिप्सिन है ये एग्जाम्पल है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का। और जो एंटेरोकाइनेज है यह जो है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा जो एंजाइम निकलता है वो है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एंटेरोकाइनेज एक तरह का मतलब एंजाइम है जो सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस है वहाँ से निकलता है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जो यहाँ पे पूछा जाता है कि डाइजेशन करना, फैट का डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे? लाइपेज। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले उनको हम क्या नाम देंगे? एमाइलेज। इसी तरह जो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले हैं उनको हम क्या नाम देंगे? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, और जितने भी साथियों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वो एसएनसी बठिंडा चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप जो है ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर इसका सही आंसर जाएगा लाइपेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय, मतलब प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा वो इन चारों में से कौन से जो एंजाइम है उनके द्वारा इजीली वहां पे किया जाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, सिक्रिटीन और लाइपेज। इन चारों में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन करता है किसका? प्रोटीन का। तो आप बताइएगा फटाफट कौन से ऐसे एंजाइम हैं जिनके द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, सिक्रिटीन और लाइपेज। फटाफट बताइएगा जी। रुपिंदर कौर मैम कह रहे ए, किरणदीप मैम कह रहे ए, मनदीप सिद्धू जी कह रहे ए, रूबी जी कह रहे हैं बी, कीर्त जी कह रहे हैं ए, आशा जी कह रहे हैं ए, रमन गिल जी कह रहे हैं ए, संदीप कौर जी कह रहे हैं ए, दीपी सिद्धू जी कह रहे हैं ए, अनुपम शेखो जी कह रहे हैं ए, गगनदीप जी कह रहे हैं ए, किरणदीप कौर मैम कह रहे हैं ए, कंचन जी कह रहे हैं ए, सुखमन गिल जी कह रहे हैं ए, सतवीर कौर जी कह रहे हैं ए, राजवीर गिल जी कह रहे हैं ए। तो बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ए के साथ जाना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रिया मैडम कह रहे हैं ए, बिग इन्फॉर्मेशन जी कह रहे हैं ए, सीमा जी कह रहे हैं ए। ये कहता है जो एमाइलेज है वो तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम है, अभी बता दिया। सिक्रिटीन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। सिक्रिटीन तो एक हार्मोन है जो किसका रिलीज करवाने में मदद करता है? पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट कराता है। लाइपेज हमने पिछली जो क्वेश्चन में बताया था कि ये फैट का डाइजेशन कराता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन कराएगा? एमाइलेज। सिक्रिटीन एक हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। पीछे कौन सा बच गया? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का अभी अपन बता के हैं कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो कौन सा है? ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बिल्कुल रुपिंदर चैल जी कह रहे हैं ए, इशिता गर्ग मैम कह रहे हैं ए। बिल्कुल इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन ए। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following structures carries bile and pancreatic juice to the duodenum? ये कहता है जो कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस है उनको ड्यूडेनम तक लेके जाती है? पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। इन चारों में से अगर आप इनके ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई और नाम आएगा, तो आप वो नाम भी बता सकते हो। ए सारे ए के साथ जा रहे हैं, डी के साथ भी है, रमन जी हैं, दीपी सिद्धू जी हैं, अनुपम शेखो जी है डी, निखिल ठाकुर जी सी, रुपिंदर कौर मैडम हिपेटो पैनक्रियाटिक, बहुत ही बढ़िया मैडम शाबाश। केशव पारिक जी डी, गगनदीप संधू मैम डी, सुखमन गिल जी डी। अब देखिएगा इसके अंदर आप नॉर्मली हमने यहाँ पे आपको बताया भी था पहले डायग्राम बना के भी। ये लीवर, इसके नीचे यहाँ पे ये लीवर है, यहाँ पे गोल ब्लेडर रहता है नीचे की तरफ। तो जो लीवर है वहाँ से हिपेटिक डक्ट निकलती है, जो गोल ब्लेडर है वहाँ से सिस्टिक डक्ट निकलती है। ये दोनों डक्ट आपस में मिल के जो है कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। कौन सी डक्ट बना लेती है? कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिएगा लीवर से भी बाइल आ रहा है हिपेटिक डक्ट में, गोल ब्लेडर में भी जो बाइल स्टोर पड़ा है वो आ गया, तो बाइल इन दोनों में से आ रहा है। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें तो क्या आ गया? बाइल आ गया। अब यहाँ पे आगे जाके पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आ गई, पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे तो कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी, बाइल लेके यहाँ से क्या आ गई?
पैनक्रिएटिक डक्ट ये क्या लेके आई है, पैनक्रिएट से पैनक्रिएटिक जूस लेके आई है। तो यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है, यहाँ से बाइल आ रहा है। तो ये अब जो मतलब स्ट्रक्चर बन गई, जो वेसल बन गई, वो है हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये ऑप्शन मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया, मैं ये देखना चाहता था कि आप ब्लाइंडली ऑप्शन की तरफ जा रहे हो या वहाँ पे आप आंसर कर रहे हो। दो जनों ने बिल्कुल, रुपिंदर मैडम और एक मैम और थे, उनका शायद नाम ये संदीप कौर मैम है, उन्होंने भी सही बताया। किरणदीप कौर संधू मैम है, उन्होंने सही बताया। इसके अलावा कंचन मैडम है, उन्होंने भी हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बताया, बिल्कुल सही। इसका सही ऑप्शन होगा हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन सा होगा, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। इसलिए आपने क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ नहीं भाग के मैंने आपको पहले ही ऑप्शन दे दिया था। अगर आपको इन क्वेश्चन के ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपना पर्टिकुलर कोई आंसर बताना चाहते हो, बता सकते हो। तो 3-4 स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने बिल्कुल इसका सही आंसर होगा हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ये जाके डुओडेनम के अंदर खुल जाएगी। तो इस हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट में कौन कौन मिलके बनता है, पैनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है, ये दोनों आपस में मिला के कौन सी डक्ट बनाते हैं, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। इससे पैनक्रिएटिक डक्ट से पैनक्रिएटिक जूस आता है और ये कॉमन बाइल डक्ट से क्या आता है, वहां पे बाइल आता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर डुओडेनम में खुलती है, जिसको हम नाम देते हैं हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे आंसर किया। नेक्स्ट, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है वो आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज। कहता है ये आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कौन है, जो बीटा सेल्स हैं। कौन सी सेल्स है, बीटा सेल। तो अब क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज के कौन से पोर्शन में जो बीटा सेल है वो पाई जाती है। पहला है अनसिनेटेड प्रोसेस, टेल, बॉडी, हेड। अनसिनेट प्रोसेस किसको बोलते हैं, हेड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेड को। तो ये सेम ही है, अनसिनेटेड प्रोसेस हेड या टेल, बॉडी, हेड। तो इनमें कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, इनसे क्या मिलके बनती है, बीटा सेल। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बीटा सेल पैनक्रियाज के कौन से पार्ट के अंदर पाई जाती है। तो आप बोल रहे हो टेल, टेल, बी 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 टेल, रुपिंदर चहल जी बी टेल, संदीप कौर जी बी टेल, दीपी सिद्धू मैम बी, किरणदीप कौर, मनदीप सिद्धू जी बी बी टेल, अनुपम शेखो जी बी टेल, गगनदीप संधू मैम बी, सतवीर कौर जी बी, शमशेर जी बी, बिग इन्फॉर्मेशन बी, शमशेर के बी, बिल्कुल मनदीप कौर जी ने भी बोला है बी। सब ने बिल्कुल सही आंसर किया है। टेल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपको बीटा सेल देखने को मिलेगी, और ये बीटा सेल किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। किसका, इंसुलिन का। तो आपसे कोई पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंसुलिन है वो सबसे ज़्यादा पैनक्रियाज के कौन से रीजन से सिक्रेट होता है, तो वहाँ पे टेल रीजन से। या आपसे पूछा जा सकता है जो बीटा सेल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, बीटा सेल टेल रीजन में। आपसे पूछा जा सकता है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, टेल रीजन में। फिर एक क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा एसिनार सेल है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, जहाँ से पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट होता है, एसिनार सेल सबसे ज़्यादा पैनक्रियाज के कौन से रीजन में पाई जाती है, तो बॉडी रीजन में पाई जाती है। फिर पूछा जाता है कैंसर जो है, पैनक्रिएटिक कैंसर है, वो पैनक्रियाज के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हेड ऑफ द पैनक्रियाज है, वहाँ पे आपको जो है पैनक्रिएटिक कैंसर देखने को मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि टेल रीजन में क्या पाया जाता है, बीटा सेल या इंसुलिन या आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट कहाँ होता है, बॉडी पार्ट में, कौन करता है, एसिनार सेल्स। तो एसिनार सेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो बॉडी रीजन में। फिर पूछा जाता है पैनक्रिएटिक कैंसर है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जो है पैनक्रिएटिक जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा पैनक्रियाज के हेड पार्ट के अंदर पाया जाता है।
तो ये आपने यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बताया, कौन से रीजन में है, पैनक्रियाटिक जूस सबसे ज़्यादा कहाँ से सिक्रिट होता है, बीटा सेल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इंसुलिन सबसे ज़्यादा कहाँ से सिक्रिट होता है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे बताई, एग्जाम के अंदर आ सकता है। बिल्कुल स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्वीट ग्लैंड। कौन से ऑर्गन को हम स्वीट ग्लैंड कहते हैं, लीवर को, पैनक्रियाज को, थायराइड को या एड्रिनल ग्लैंड को। तो क्वेश्चन है, किसको स्वीट ग्लैंड कहा जाता है, कौन से ऑर्गन को स्वीट ग्लैंड कहा जाता है। फटाफट आंसर करिएगा जी। किरणदीप कौर मैम कह रहे हैं बी, रुपिंदर कौर मैम कह रहे हैं पैनक्रिया, शमशेर जी कह रहे हैं बी, राजवीर गिल जी कह रहे हैं बी, रमन जी कह रहे हैं बी, प्रिया मैम कह रहे हैं बी, सीमा रानी जी कह रहे हैं बी, रुपिंदर चैल जी कह रहे हैं बी, अनुपम शेखो जी कह रहे हैं बी, दीप्ति सिद्धू मैम कह रहे हैं बी, मनदीप सिद्धू जी कह रहे हैं बी, पुष्पिंदर सिंह कह रहे हैं बी, शमशेर जी बी, गगनदीप संधू बी, किरत जी बी, किरणदीप कौर मैम कह रहे हैं बी, आशा जी कह रहे हैं बी। बिल्कुल सही आंसर है जी। पैनक्रियाज को स्वीट ग्लैंड बोला जाता है, यह ग्लूकागोन वगैरह का सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको स्वीट ग्लैंड भी कहा जाता है। तो स्वीट ग्लैंड किसको बोला जाता है, पैनक्रियाज को। ये भी एक बार किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब नेक्स्ट, जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो डाइटरी फैट है वो इमल्सिफाई किसके द्वारा होते हैं, सलाइवा के द्वारा, बाइल साल्ट्स के द्वारा, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा या पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। जो फैट है उसको यूजुअली जो हम फैट खाते हैं वो जो है इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। वो वाटर के इक्वल हम उसको बनाना पड़ता है, उसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। तो कहता है जो फैट आपने लिया उसको वाटर सोल्यूबल कौन बनाएगा, इमल्सिफाइड उसको कौन करेगा। तो उसमें ऑप्शन है सलाइवा, बाइल साल्ट्स, गैस्ट्रिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस। फटाफट आंसर करिएगा जी। बाइल साल्ट बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रुपिंदर कौर मैम बी, इशिता मैम बी, राजवीर जी बी, मनदीप कौर मैम बी, रुपिंदर चैल बी, बाइल साल्ट संदीप कौर, मनदीप सिद्धू जी बी, सारे रूबी संदा, अनुपम शेखों, रिंका रानी, किरणदीप कौर, आशा जी, अमनदीप कौर मैम, सतवीर कौर मैम, सारे, शमशेर जी बी। ये सब जो है शमशेर जी कह रहे हैं डी। ओके, तो शमशेर जी आपने शायद क्लासेस हमारी नहीं देखी होगी, नहीं तो आप भी बी बोलते। रमन गिल ब्राड जी कह रहे हैं बी, किर जी कह रहे हैं बी। बिल्कुल, बाइल साल्ट जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। गगनदीप संधू जी कह रहे हैं बी, वेरी गुड। ये याद रखना, फैट को वाटर सोल्यूबल बनाने को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, बाइल साल्ट्स। कौन करता है, बाइल साल्ट्स। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, जिन्होंने भी बी आंसर किया है बिल्कुल सही बता रहे हो। बहुत अच्छी तैयारी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कंपटीशन के अंदर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से आप बिल्कुल सही आंसर, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हो। बहुत अच्छा, ऑल दी बेस्ट है सारे एसएलसी स्टूडेंट्स का। अब क्वेश्चन है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू ग्लाइकोजन इनटू, कि ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो कहां पे कन्वर्ट होता है, लीवर में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में या स्किन में। तो फटाफट इसका आंसर करिएगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, फटाफट आंसर करिएगा।
बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही सही जवाब आ रहा है, लीवर। ए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप कर रहे हो। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, बिल्कुल होता है जी। वो कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। बिल्कुल सही, सारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लीवर के अंदर। यहाँ पे 2-3 टर्म्स आती है, उनको आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। पहला आता है जो ग्लूकोज है, जब वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, जो हमने यहाँ पे बताया कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो ये कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। बिल्कुल सही बताया। लेकिन जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या नाम दे दिया? ग्लाइकोजिनेसिस नाम दे दिया कि देखिए ग्लाइकोजन बन रहा है, क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन, और बनने को हम एसिस नाम दे देते हैं या जिनेसिस नाम दे देते हैं। तो क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन। क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बनने को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। इसी तरह अगर वहां पे प्रोटीन से या फैट से ग्लूकोज बन रहा है, अगर प्रोटीन से फैट से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या नाम दे दिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो ग्लूको नियो मीन्स न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। यूजुअली प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनता नहीं है, लेकिन जब कभी भी ग्लूकोज की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो क्या होता है? प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये 2 टर्म आपने याद रखनी है। तीसरी टर्म, जब भी हमें ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाना है, जब भी ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज बनाना है, उस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजिनेसिस। अगर ग्लाइकोजन वापस टूट के ग्लूकोज बन रहा है, उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। कौन टूट रहा है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूट के वापस क्या बन रहा है? ग्लूकोज। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। और जब वो ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज बनता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और प्रोटीन या फैट से अगर ग्लूकोज बन रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 3 टर्म्स जो है ये आपने याद रखनी है। ये बायोकेमिस्ट्री का जो मतलब टर्म्स है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये आपने ये क्वेश्चन बता दिया। तो ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आपने सही आंसर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लीवर? इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? इनमें कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? इनमें कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? नॉट प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ बाइल। इन चारों में से कौन सा जो है वो लीवर का फंक्शन नहीं है? फटाफट आंसर करिएगा जी। ये आज का सेशन का जो है शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी 7 बज चुके हैं, तो आप फटाफट बताइएगा इसका कौन सा फंक्शन नहीं है। बिल्कुल सारे स्टूडेंट बिल्कुल डी के ऊपर जा रहे हैं। स्टोरेज ऑफ बाइल जो है वो लीवर का फंक्शन नहीं है। राजवीर कौर जी ने बोला है बी, उसके अलावा ए बोला है अनुपम शेखो जी ने। बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर रुपिंदर कौर मैम बोल रहे हैं। रुस्तम परवेज ने बोला है डी। अनुपम शेखो जी बोल रहे हैं सॉरी बी। अनुपम शेखो जी हम भी आपको बोल रहे हैं सॉरी, बी नहीं है इसका, हम भी आपको सॉरी बोल रहे हैं। रमन गिल जी बोल रहे हैं डी। कीर्त जी बोल रहे हैं बी। निखिल ठाकुर जी बोल रहे हैं बी। किरणा रानी जी बोल रहे हैं डी। शमशेर जी बोल रहे हैं बी। बिग इंफॉर्मेशन बी। इशिता गर्ग मैम बोल रहे हैं डी। किरणदीप कौर बोल रहे हैं स्टोरेज ऑफ बाइल गॉल ब्लैडर।
अनुपम शेखो जी कह रहे हैं डी। अब आपकी बात मान लेते हैं अनुपम जी। आशा जी बोल रहे हैं डी, कुलदीप कौर मैडम बोल रहे हैं बी, कीर्ति जी कह रहे हैं सी, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। अनुपम शेखो जी कह रहे हैं सॉरी डी, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं बी, रूबी संधा जी कह रहे हैं बी और सॉरी सी। अब देखिएगा इसका आंसर की बात करते हैं। पहली बात, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल का हमेशा याद रखना, प्रोडक्शन हमेशा 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 लीवर करेगा, तो ये तो बिल्कुल सही है जी, लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। जितनी भी आप ड्रग्स लेते हो उनमें 90% जो ड्रग्स है उसका मेटाबॉलिज्म करके उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। ये बिल्कुल लीवर का फंक्शन है जी, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये बिल्कुल सही है, लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ग्लूकोज का स्टोरेज करता है, यह ग्लूकोज का स्टोरेज करता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करा के भी लीवर में रखता है। तो ये जब भी हमें जरूरत होगी ग्लूकोज का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल का स्टोरेज लीवर में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जो डी जो इसका फंक्शन है वो जो है बाइल जो है उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं जी, यहाँ पे मिस्टेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो सॉरी भी मिल जाती है, आपको दूसरा ऑप्शन लगाने के भी यहाँ पे छूट मिल जाती है, लेकिन एग्जाम में जब आपने एक आंसर कर रहे हैं उसके बाद में वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर है स्टोरेज ऑफ बाइल। अब मैं आपको एक दो बात बतानी चाहता हूँ। जितने भी हमने आज यहाँ पे क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर जो YouTube पे हमारे पेज के अंदर जो वीडियोस है जीआई सिस्टम की उनके अंदर पढ़े। आप जाइएगा एसएनसी बठिंडा के जो YouTube चैनल जिसके ऊपर आप अभी हो वहां पे जाके वीडियो चेक करिएगा, वहां पे आपको वीडियोस मिलेगी, उन वीडियोस को आप पढ़िएगा, आपको वहां पे उनके आंसर मिलेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो जिनको भी ऐसे लग रहा है कि हमें कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। और वहां पे जाके जब आप पढ़ोगे, आपको अगर ऐसे लगता है कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके उन चीजों को पढ़ने के बाद में जजमेंट हमें दे सकते हो कि हाँ बिल्कुल इन्होंने सही बताया, हमें समझ में आया, तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपके लिए दरवाजे खुले, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने रेगुलर बैच में ज्वाइन करना है, 6 मंथ का कोर्स है, उसके अंदर अगर आपने ज्वाइन करना है उसमें भी आप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है जो नीचे ये नंबर आपके सामने आ रहा है 8360423548, ये हमारे एसएनसी का जो ऑफिशियल नंबर है, यहां से आप बात कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है वो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज का सेशन हम यहाँ पे जो है वो फिनिश करते हैं। कल फिर इसी टाइम 5 to 7 जीआईटी के दूसरे क्वेश्चन लेके हम वापस आएंगे। तो जब जीआईटी के क्वेश्चन लेके आएंगे तो अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सारा जो वीडियोस है अगर आप देख लेते हो तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। जितने भी हमारे स्टूडेंट रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किए हैं आज। तो आप बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे हो सर, आप बहुत ज़्यादा आगे हो बाकियों से। आप बिल्कुल कंफर्म अपनी जॉब को इंश्योर करोगे। इसी तरह अगर आप मेहनत करते रहोगे तो जो ये 3200 पोस्टें बाबा फरीद के लिए आई है, आप बिल्कुल उसके अंदर अपना नाम सिक्योर कर लोगे और गवर्नमेंट जॉब जो है वो आप अचीव कर लोगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब का सपना लिए हुए हैं, उन सब का वेलकम है एसएनसी बठिंडा के अंदर। आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। एमसीक्यू को सेशन को ग्रेट आप लोगों ने बनाया, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों ने पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिया, एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, जिसकी वजह से ये नॉर्मल जो एमसीक्यू सेशन था वो ग्रेट बना है, वो सब आपकी वजह से बना है। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू है, ठीक है। कल फिर अपन 5 to 7 PM यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जीआईटी की वहां पे क्वेश्चन लेके मिलेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू। कल 5 बजे फिर इसी प्लेटफॉर्म पे अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू सो मच।